नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी सिंग्रामपुर से सौगात की। जी हाँ, रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर उनके सम्मान में दमोह के सिंग्रामपुर में मौन कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली और ये भी तय हुआ कि इस बार का दशहरा लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पर मनाया जाएगा। इसके साथ ही लाडली बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। हालांकि ये सौगातें कांग्रेस को रास नहीं आ रही है, वो उनको लेकर तंज कस रही है। लेकिन सवाल ये है कि सिंग्रामपुर से दी गई इन सौगात के क्या मायने हैं और क्या मोहन सरकार की सौगात कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोक माता अहिल्याबाई के नाम मनाया जाएगा में हुई मोहन कैबिनेट में फैसला। गोंडवाना की रानी और वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी को मोहन सरकार ने यादगार बनाने की कोशिश की। रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर पहली ओपन एयर मोहन कैबिनेट की बैठक सिंग्रामपुर में हुई। इस बैठक के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने नई सौगातें भी दी। बैठक में जहां जैन आयोग के गठन को मंजूरी मिली, तो ये भी तय हुआ कि प्रदेश में इस बार दशहरा लोक माता अहिल्याबाई के नाम से मनाया जाएगा। इसके अलावा रानी दुर्गावती संग्रहालय मदन महल पहाड़ी के चारों तरफ विकास कर डेवलप किया जाएगा। वहीं मोहन सरकार ने सिंग्रामपुर में ही लाडली बहनों के खातों में 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। दमोह को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिले। रानी दुर्गावती मंगल भवन बनाने की मांग मेरे पास आई है, तो रानी दुर्गावती के लिए भी मंगल भवन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो रानी दुर्गावती के लिए। स्टॉप डैम निर्माण, फाल्को नाला शमशान घाट के पास ये चेक डैम स्टॉप डैम भी बनाना है। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे विभाग के द्वारा ये भी बनाया जाएगा। दमोह के विकास में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। एक तरफ जहां मोहन सरकार ने बुंदेलखंड को कई सौगातें दी, तो वहीं दूसरी तरफ इन सौगातों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बुंदेलखंड और रानी दुर्गावती के सहारे बीजेपी को निशाने पर लिया, साथ ही कई आरोप भी लगाए कि 20 साल के बाद बुंदेलखंड में खेत खलिहान, किसान, औद्योगिक संगठन अपनी आधारभूत संरचना के लिए जिस तरह की उम्मीद की थी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, वो पूरी नहीं हुई है। पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है बुंदेलखंड, पूरे भारतवर्ष का, और वहां इतने चुनाव बीजेपी जीत चुकी है कि लोग बीजेपी को वोट डाल के थक गए। भले ही कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन बुंदेलखंड और रानी दुर्गावती के जरिए आदिवासियों पर बीजेपी सरकार का फोकस कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहा है। जिस तरह से सरकार हर वर्ग को लेकर आगे चल रही है, उससे ये कहना शायद गलत भी न हो कि आने वाले दिनों में इस अंचल के साथ पूरे प्रदेश में बीजेपी से टक्कर लेना कांग्रेस के लिए कतई आसान नहीं रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। तो राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो कैबिनेट सिंग्रामपुर में हुई वो भोपाल में भी हो सकती थी और जो निर्णय वहाँ हुए वो यहाँ भी हो सकते थे, होते भी रहे हैं। लेकिन अगर पहले सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और अभी कैबिनेट की बैठक और कई सारी सौगात, और ख़ास तौर से महिलाओं पर फोकस करते हुए, क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती आ रही है, तो दशहरा उनके नाम पर, रानी दुर्गावती के नाम पर मंगल भवन, महिलाओं के खाते में 1524 करोड़ रुपए एक सिंगल क्लिक से डालना, इन सबको किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए, मोटे तौर पर कैबिनेट में जो निर्णय हुए हैं वो तो ठीक है, वो ऐसे निर्णय तो हमेशा से होते ही है। अब जैसे उनके जो 2-3 निर्णय तो स्वाभाविक थे, वो होना ही था। वो जो आयोग बनाया है, वो आयोग तो उनको बनाना ही था। बैठक कहीं भी करते मंत्रिमंडल की, वो महिलाओं के खाते में जो पैसा जाना था वो भी जाना था, वो भी कहीं बैठक करते। महत्वपूर्ण ये है, मैं समझता हूँ सरकार का जो पहले उन्होंने, जैसा कि आपने भी जिसका उल्लेख किया, क्षेत्रीय आधार पर जो इन्वेस्टर्स मीट की उन्होंने, खासतौर जो ग्वालियर में की, उज्जैन में की, सागर में की,
और ये जो जगह जगह उन्होंने की है, मैं समझता हूं इससे कहीं ना कहीं सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। ठीक उसी प्रकार ये जो कैबिनेट की बैठक है, हालांकि कैबिनेट की बैठक इससे पहले भी भोपाल से बाहर हुई है, पचमढ़ी में भी हुई है, और वो एक पानी का कौन सा वो केंद्र है इंदौर के पास में जो पर्यटन केंद्र है, वहां भी हुई है शिवराज की बैठक। हाँ, एक आध बार उज्जैन में भी हुई है। तो मंत्रिमंडल की बैठकें तो जगह जगह पर होती रही हैं। आप पचमढ़ी है या वो जो पानी का पर्यटन केंद्र है, लेकिन संग्रामपुर में जाना, मैं समझता हूं मेरी दृष्टि में तो ये एक अच्छा निर्णय है। क्योंकि रानी दुर्गावती, आप कल्पना कर सकते हैं, दो चीज है, रानी दुर्गावती गोंडवाने की रानी थी, एक बात अलग है, लेकिन रानी दुर्गावती को 500 साल हो गए, 1524 में आज के ही दिन वो दुनिया में आई थी। और वो कालिंजर के राजा जो चंदेल राजा थे, उनकी पुत्री थी। इनकी माता जो है वो राणा सांगा की बहन थी, जो चित्तौड़ के सूर्यवंशी राजा थे। तो रानी दुर्गावती जहां एक प्रकार से सामाजिक समरसता का संदेश है, वो चंदेल राजकुमारी थी, सूर्यवंशियों की पुत्री थी और गोंडवाने में ब्याही थी। तो एक प्रकार एक बात। दूसरा, उन्होंने जिस प्रकार, यद्यपि राज्य अलग अलग थे, आज अलग अलग है, लेकिन उन्होंने जो कालिंजर से लेकर के नागपुर तक पूरे एक सूत्र में पिरोया था भारत को, और स्वत्व का, खासतौर से स्वाभिमान का जो उन्होंने जगाया था, उन्होंने नहरें बनवाई हैं, उन्होंने तालाब बनवाए हैं, नर्मदा के किनारे उन्होंने घाट बनवाए हैं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन और उन्होंने करीब 48-49 युद्ध लड़े हैं पूरे जीवन में, और जब वो बलिदान भी हुआ है तो धोखे से हुआ है, उनको नरई नाले पर बुलाया था। खैर कभी इतिहास पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन संग्रामपुर में बैठक करना, मैं समझता हूं हमारी पीढ़ी को ये जो स्वाभिमान का जागरण है, बुंदेलखंड और गोंडवाना ये वो इलाका है, इन्होंने सरेंडर नहीं किया है, समझौते तो किए हैं लेकिन सरेंडर नहीं किया है। इसीलिए सल्तनत काल में भी दमन बहुत हुआ है, अंग्रेजी काल में भी उपेक्षा बहुत हुई है। आज मध्य प्रदेश के सर्वाधिक गरीब क्षेत्रों में से है। ऐसी स्थिति में गोंडवानी की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ, रानी दुर्गावती की तरफ नई पीढ़ी का जो ध्यान आकर्षित करने का काम इस सरकार कर रही है। और स्वाभाविक रूप से अहिल्याबाई को भी 300 साल होने आ गए, उनका भी जन्म 1725 में हुआ था। तो कुल मिला 1 मई 1725 उनकी जन्म तिथि है, तो उनको 300 साल हुए, दुर्गावती को 500 साल हुए। स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं भारत में जो नारी का सम्मान रहा है, सशक्तिकरण रहा है, मैं समझता हूं उसका स्मरण आएगा। इसमें समाज में चेतना भी होगी, संसार का जागृत होगा, समाज संस्कारों का जागृत होगा, और कहीं ना कहीं अपने जो प्रतीक रहे हैं उन प्रतीकों के प्रति लोगों के मन में आदर भाव आएगा। सब लोग जानते हैं अकबर के पूरे खानदान को, लेकिन दुर्गावती के पिता का नाम, पति का नाम, ये जो हमारे आदर्श है, मैं समझता हूं उसकी तरफ इस सरकार ने काम किया है। मैं तो बहुत आनंदित हूं, और मुझे सारा याद आया आज कल से जब मैं पढ़ रहा था पूरा का पूरा, चूंकि सीतामऊ के जो लाइब्रेरी है मंदसौर जिले में, वहां जाकर के मैं लेकर आया था कॉपी। इस पर मेरे 2 आर्टिकल हैं, उनकी जयंती पर अलग आर्टिकल है, उनके बलिदान दिवस पर अलग आर्टिकल है। वो सारा याद आ गया मुझे। व्यक्तिगत तौर पर तो मनोज जी बहुत प्रसन्नता है इसकी। जी। तो प्रभु जी, प्रसन्नता की बात है, और इसके राजनीतिक मायने भी है, क्योंकि 2018 की बात करें 2023 में भले बीजेपी ने 163 सीटें जीती हैं, कांग्रेस को 66 सीटें मिली, लेकिन एक बड़ा योगदान उसमें मालवा निमाड़ की 22 सीटों का, आदिवासियों की, जो कांग्रेस को मिली थी। ऐसे में ये वो अंचल था जिसके आदिवासी बीजेपी के साथ गए 18 के मुकाबले में बड़ी संख्या में। नतीजा हुआ कि जहाँ कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही थी, वहाँ बीजेपी ने सरकार बनाई। लोकसभा में हमने देखा 6 आरक्षित सीटें थी आदिवासियों के लिए, बीजेपी ने सारी की सारी जीते। बाद में अमरवाड़ा के जो आदिवासी सीटें उपचुनाव में वो भी जीत लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो कमज़ोर किला उस पर तो ध्यान देना, लेकिन जो मजबूत किला है अगर, तो उसको और मजबूत कर लिया जाए, तो उसके लिए इससे बेहतर प्रसंग, इससे बेहतर कारण और इससे बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती थी। बिल्कुल मनोज जी, इसके राजनीतिक मायने बहुत ज़्यादा हैं। आप याद कीजिए, विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह जबलपुर आए थे। बिल्कुल, वहाँ पर रानी दुर्गावती को लेकर कार्यक्रम हुआ था। वहाँ से उन्हें बीजेपी ने एक अपनी लाइन चली थी कि जो आदिवासी 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद वो आदिवासी बीजेपी से नहीं जोड़ पा रहा, उसको जोड़ने का प्रयास किया था। लगातार उनको लेकर कार्यक्रम हुए थे, टंटिया मामा से लेकर तमाम तरीके के जो है रघुनाथ शाह, शंकर शाह का बलिदान दिवस मनाना, और बहुत सारे कार्यक्रम बीजेपी लगातार आयोजन करती रही है, और खासकर इस वर्ग को अपने से जोड़ने का प्रयास वो लगातार करती थी। क्योंकि ये आदिवासी जो वर्ग है, इसका मूल चरित्र यदि हम देखें तो कांग्रेस की तरफ झुकाव इसका शुरू से रहा है, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार भी उधर कम रहा है, और एक उनकी एक अपनी तरह की एक सोच है जो असर करती हुई दिखाई देती है। तो जिसकी वजह से बीजेपी को खासे पापड़ वहाँ पर बेलने पड़ते रहे हर चुनाव में।
तो अमित शाह वहाँ आए थे। अब चूंकि अभी तो चुनाव नहीं है, लेकिन उस जो वर्ग है उसको अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि प्रदेश में गौड़ समुदाय बहुत बड़ी तादाद में है और वो प्रतीकात्मक सारे आदिवासियों का भी वो समुदाय है, तो इसलिए उनको अपनी तरफ करने के लिए अब जो है संग्रामपुर को चुना गया, जो रानी दुर्गावती की राजधानी रही है, पहली राजधानी। और बाकी उनका इतिहास तो रमेश शर्मा जी ने बता ही दिया है। तो संग्रामपुर जाना ये वाकई में मतलब ये कहें कि पुराने इतिहास को जीवंत करना है। आज संग्रामपुर की हम चर्चा कर रहे हैं, हमने रानी दुर्गावती के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, दर्शक उन तक भी ये बात पहुंच रही है, वो भी उनकी भी जिज्ञासाएं इसको लेकर बढ़ेंगी। और एक बड़ी बात है मनोज जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं तो लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके का एक है कि आप ऐसे स्थानों पर पहुँचे जो कि दूर हो चुके हैं, जहाँ पर लोग जाते नहीं हैं, जो उपेक्षित पड़े हैं। यदि वहाँ पर ऐसे आयोजन हो रहे हैं, सरकार वहाँ पर पहुँच रही, तो वहाँ की साफ सफाई से लेकर जीर्णोद्धार का काम तो वहाँ होगा ही होगा। वहाँ पर वो पर्यटन गतिविधि के केंद्र भी बनते हैं, लोग वहाँ जाते हैं तो पुराने इतिहास को जीवित करते हैं। बिल्कुल रमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको जो है बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक का इतिहास पता है, लेकिन हम रानी दुर्गावती का इतिहास नहीं पता है। तो लोग जब वहाँ जाएंगे तो फिर स्वाभाविक तौर पर उसके बारे में जानकारी लेंगे, देखेंगे, समझेंगे और वो अपने पुराने इतिहास को भी जान सकेंगे। तो एक संदेश देने की कोशिश है और एक बड़ा पहलू इसके पीछे जो आदिवासी वर्ग को अपनी तरफ करने का एक पहलू दिखाई देता है। चाहे वो आप ग्वालियर तरफ देख लीजिए, उधर सहरिया को अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही है, भीड़ भिलालाओं के लिए काम हो रहा है जो मालवा बेल्ट में ज़्यादा है। तो हर तरीके से बीजेपी जो है उस प्रयास में लगी हुई है, इसीलिए ये आयोजन हो रहे हैं। और जब दशहरा का पर्व यदि उनके नाम पर मनाने की बात हो रही है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दशहरा का पर्व अभी तक हम भगवान राम के नाम पर मनाते थे, लॉर्ड उनके विजय दिवस के तौर पर उस पर्व को मनाया जाता था। और वो पर्व यदि अब मध्य प्रदेश में यदि रानी दुर्गावती के नाम पर मनाने की बात हो रही है तो अहिल्याबाई के नाम पर, अहिल्याबाई के नाम पर तो सरकार इसको सोचिए, सरकार जो है इसको लेकर कितनी ज़्यादा वो है कि प्रदेश की अस्मिता को, प्रदेश के गौरव को और प्रदेश के जो पुराने नेतृत्व है उसके तरफ लोगों को जोड़ा जाए। और एक मध्य प्रदेश गान जैसा शुरू किया गया था शिवराज जी के दौर में, उस तरीके से प्रदेश की अस्मिता से लोगों को जोड़कर उनको वोट में कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल, और वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि, राम मंदिर के लोकार्पण के बाद ये पहला दशहरा है। और अगर राजमाता और लोक माता अहिल्याबाई से अगर जोड़ रहे हैं तो बड़ी उपलब्धि। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है जो आपने कांग्रेस के नेताओं को भी सुना, बुंदेलखंड के पिछड़ेपन का उन्होंने जिक्र किया। तो लंबे समय तो कांग्रेस की सरकारें रही, अब जो अतीत में हो चुका उसको भुलाकर अगर सरकार नई पहल कर रही है कि वो हमने जबलपुर में भी देखा, क्योंकि जहाँ संग्रामपुर की बात करें वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही जबलपुर है और सागर बुंदेलखंड के इलाके में, बगल के विंध्य में भी एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना है। तो अगर सरकार ये प्रयास कर रही है, जो प्रभु जी ने कहा, शर्मा जी ने भी, कि आपको पुरानी अस्मिताओं से भी जोड़ा जा रहा है कि हमारा इतिहास क्या था, अतीत में हम क्या थे और भविष्य हमारा कैसा होना चाहिए, उन दोनों का अगर तालमेल बिठाने का प्रयास हो रहे हैं तो इस कदम की तो सराहना की जाना चाहिए, बनाए बजाय इसके कि इसमें बीन में एक निकाला जाए। निश्चित तौर पर मनोज जी इसकी सराहना की जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष में है कांग्रेस और वो समझती है शायद कि विपक्ष में रहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का विरोध करना। जो आपने कहा सर्वाधिक शासन तो आपने किया है, तो आप बेहतर कर सकते थे बुंदेलखंड के लिए। दोनों मोर्चों पर काम कर रही है, हम कह सकते हैं विकास के साथ। कांग्रेस की सरकार में जो बुंदेलखंड पैकेज आया था और उसमें जो बंदर बाट हुई थी, उसी कांग्रेस की सरकार में सीएजी ने उजागर की थी। तो आप देखिए कि बुंदेलखंड में तब आपने क्या किया, तब किस तरह से भ्रष्टाचार होता था। अब बुंदेलखंड में विकास भी हो रहा है। आप देखिए सूखा एक सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी, पलायन एक बड़ी समस्या हुई थी, उस पर कुछ ना कुछ अंकुश लगा है। जिस तरह से बुंदेलखंड में तरक्की हो रही है, यदि औद्योगिक समिट की जा रही है तो आप देखिए उस क्षेत्र में यदि समिट हुई है तो ऐसा पहली बार मौका हुआ है कि समिट हुई है और वहाँ पे क्षेत्रीय उद्योगों के विकास की बात की जा रही है, वो लगाए जा रहे हैं। रही बात जिस तरह से हमने देखा है कि जो प्रभु जी ने भी कहा कि दोनों, और आपने भी कहा कि दोनों ही मोर्चों पर काम कर रही है सरकार। एक तो जो गौरव हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास के गौरव हैं, उनको याद किया जा रहा है। चाहे रानी दुर्गावती की बात करें, हम इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई, ये एक और कदम कह सकते हैं हम कि मोहन सरकार ने बढ़ाया। इससे पहले आप देखिए गौरव यात्रा निकाली, रानी दुर्गावती के नाम पर स्मारक बनाने की, उद्यान बनाने की बात की। अमित शाह आए थे, बालाघाट से गौरव यात्रा की शुरुआत की थी 2023 में उन्होंने, फिर इसका समापन किया था बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो आदिवासी नायक हैं उन्हें वो सम्मान मिल सके समाज में। इससे पहले तो गोंड राजाओं को हम बात करें या रानी दुर्गावती के बारे में आपने पढ़ा था,
लेकिन जो प्रभु जी ने कहा कि उन स्थानों पर यदि आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर पर्यटन बढ़ता है, तो आपको पता चलता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान कहाँ है, नई पीढ़ी को आप क्या जानकारी दे रहे हो, नई पीढ़ी उससे जुड़ाव महसूस करती है, उससे लगाव महसूस होता है, साथ साथ आपको प्रदेश का इतिहास पता चलता है कि गौरव गाथाएं आपके यहाँ क्या और क्या एक और चीज़ है ना, और अगर कोई यात्री अगर भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर आता तो उसकी जिज्ञासा होगी ना, ये कौन थी, सर्च करेगा जिसको नहीं पता है। अगर वो इंदौर में टांटा व्हील चौराहे से गुजरता तो उसके मन में जिज्ञासा होगी, जो नहीं जानता कि टांटा व्हील कौन है, तो पढ़ेगा उनके बारे में। बिल्कुल इसी तरह शंकर शाह की बात कर लें हम, ये तमाम जो चीज़ें की हैं बीजेपी ने, एक तरफ इस भले ही हम कह सकते हैं कि इसको वोट बैंक के हिसाब से किया हो, लेकिन निश्चित तौर पर उस वर्ग को सम्मान देने का काम किया है और प्रदेश को ये बताने का काम किया है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे आदिवासी नायक रहे हैं, ऐसी रानियाँ रही हैं कि जिन्होंने बलिदान दिया है, खुद कटार से खुद शहादत दे दी हो, किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी हो, उन्होंने अकबर से लोहा लिया। तो आप देखिए कि ये जो सब चीज़ें हैं, ये वैसे जब चर्चा में आती है, राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो उसकी चर्चा का दायरा बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ होता है। दूसरी तरफ विकास के काम भी चल रहे हैं, गौरव के साथ साथ आप देखिए कि क्षेत्रीय समिट की जा रही है, तो उससे क्षेत्रीय स्तर पर निवेश आ रहा है, छोटे छोटे उद्योग लग रहे हैं और उस क्षेत्र पर फोकस किया जा रहा है। अभी तक क्या होता था, पूरे प्रदेश पर फोकस करते थे, तो एक क्षेत्र में ज़्यादा उद्योग लग जाते थे, या मान के चलिए किसी उद्योगपति को लगाना तो वो भोपाल में देखेगा, इंदौर में देखेगा, लेकिन जब क्षेत्रीय समिट करते हो आप, चाहे सागर में की हो, चाहे आपने उज्जैन में की हो, चाहे जबलपुर में की हो या ग्वालियर में की हो, तो आप क्षेत्र के हिसाब से निवेशक आते हैं, वो ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं हम बेहतर, उस हिसाब से निवेश करते हैं। अब सागर के बाद आप देखेंगे कि रीवा में भी निवेश होगा, तो इसके बाद एक संपूर्ण समिट होगी जो भोपाल में होगी, उसमें देखा जाएगा कि किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में निवेश की संभावना है, कितनी कितनी जगह पे निवेश लग गए और वहाँ पे क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उस हिसाब से ध्यान दिया जाएगा। तो मुझे लगता है जो आपने कहा कि बेहतर है, इसकी कांग्रेस को तारीफ करना चाहिए थी क्योंकि वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन विपक्ष में यदि श्रेय दे देंगे आप, तो सत्ताधारी दल है या जो भी आपका विपक्षी दल है, यदि आप उसको श्रेय देंगे तो उससे फायदा उस विपक्षी दल को नहीं होगा जो उसको श्रेय दे रहा है, बल्कि जिसको आप जो काम कर रहा है उसको फायदा होगा। यदि आप इसलिए बुराई करते हैं, उसमें कमियां गिनाते हैं, कहीं ना कहीं आप ये जताना चाह रहे हैं कि आप बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे ताकि लाभ आपको मिल सके। यदि आप तारीफ करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर काम करने वालों को उसको श्रेय मिलेगा और वो लाभ ले जाएगा। तो विपक्ष में जो भी होता है वो इस तरह से विरोध करता है, लेकिन एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। अच्छा काम हो रहा है तो और कैसे बेहतर आप कर सकते हैं, जिस तरह हम सदन में देखते हैं सुझाव आते हैं, आपको कोई कानून बन रहा है तो आप भी सुझाव दीजिए कि यदि बुंदेलखंड में आपने ये विकास किया है तो बेहतर होगा, ये और काम करे। कांग्रेस की तरफ से सुझाव आए, यदि समिट हो रही है तो कांग्रेस के नेता भी उसमें सहभागी बन जाएं कि भाई आप ये और उद्योग करिए, इस क्षेत्र में और काम कीजिए, ये तो आपने बेहतर ही किया। लेकिन यदि आप वहाँ जाएंगे तो सिर्फ बुराई करेंगे, आप वहाँ पे समिट का विरोध करेंगे या उसमें खामियां गिनाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप ये और बेहतर कर लीजिए, आप बेहतर कर रहे हैं, ये और करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति हमें देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है तो उसका काम है, एक तरह से उसने सोच रखा है कि विरोध करना। हो सकता है बीजेपी विपक्ष में होती तो वो ऐसे विरोध कर रही होती। तो ये राजनीति एक अलग है और क्षेत्र का विकास और जो सरकार कर रही है वो काम अलग है। राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है जो प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश के गौरव के लिए। बिल्कुल। तो शर्मा जी, इस पर लेकिन पूरा फोकस महिलाओं पर भी है, क्योंकि ये वो ऐसा वोटर है जो बीजेपी के साथ नजर आ रहा है विधानसभा और लोकसभा, इसीलिए दो लोकमाता राजमाताओं का जिक्र, महारानी का जिक्र, महिलाओं से तमाम सारी जुड़ी योजना, उज्ज्वला का पैसे देने की बात हो, तो ये बता रही है कि महिलाएं भी बीजेपी के फोकस में है, क्योंकि तमाम सारे दल वही कर रहे हैं। चाहे हरियाणा में जहाँ चाहे मतदान हो गया, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर लें, या अतीत में जहाँ चुनाव हो गया या भविष्य में जहाँ होने वाले हैं, सबको पता महिला वोटर जो है वो गेम चेंजर साबित हो रही है। इसलिए बीजेपी जो लाडली बहना से एडवांटेज लिया उसको बरकरार रखना चाहती है, इसलिए महिलाओं से दूर नहीं हटाना चाह रही, उनको साथ लेके चलना चाह रही है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इस महिलाओं के मामले में ये जो सरकार कदम उठा रही है, इसको हम दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी देख सकते हैं और भारतीय सांस्कृतिक गौरव की दृष्टि से भी देख सकते हैं। इस राजनीतिक दृष्टि से जहां जहां भाजपा ने महिलाओं की योजनाएं लागू की हैं, लाडली बहना है उनकी, मध्य प्रदेश में से जननी सुरक्षा योजना थी उनकी, लाडली लक्ष्मी योजना वो लेकर के आए थे, तो इन सारी योजनाओं को उनको लाभ मिला और लाभ मिल करके अगर वो 15 महीने के लिए सरकार जब बाहर भी गए थे तो उनका वोट कम नहीं हुआ था। आप देख लीजिए वोट उठा करके जो 2018 बीजेपी का ज्यादा ही था
कांग्रेस से। हाँ, वोट कम नहीं था उनका। तो लेकिन कुल मिलाकर के इसको राजनीतिक पहलू, लेकिन इसको हमको मनोज जी दूसरी दृष्टि से भी देखना चाहिए। दूसरी दृष्टि से ये है कि कुछ भी हो, हम वो संस्कृति में जन्मे नहीं है कि एडम की बाईं तरफ की पसली निकाल करके महिला को बनाया और महिला केवल भोग की वस्तु है और उपयोग के लिए है। और महिला को आप कल्पना कर सकते हैं, पश्चिमी देशों में जिनके आदर्श पर हम चल रहे हैं वो 1935 तक कई देशों में महिला को वोटिंग अधिकार नहीं था। 150 साल पहले अगर लंदन ने अदालत में गवाही का अधिकार दिया था तो कहा था कि बहुत नॉमिनल और छोटा सा गवाही का अधिकार दिया था, वरना महिला की ये माने नहीं जाता था कि ये तो सच बोल रही है। लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति, सृष्टि का निर्माण अगर आरंभ होता है तो सबसे पहले महिला को बनाया है, इसीलिए उसको आधा कहा गया, फर्स्ट हाफ, और इसी से आदि शक्ति बनता है, पुरुष पूर्ण है। तो हमारे यहाँ जितनी सारी शक्तियां आप कल्पना कर सकते हैं, एजुकेशन महिला के पास है, फाइनेंस महिला के पास है, डिफेंस महिला के पास है, फूड एंड सप्लाई की देवी भी महिला है, तो सारी शक्तियां उनके पास है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो भारतीय संस्कृति मूल है, हमारे यहाँ स्वयंवर होता था, महिला चुनती थी, और उसी का प्रतीक आज भी है। शादी होती है, आपकी भी शादी हुई होगी तो वरमाला पहले बहू ने डाली होगी, बाद में आपने डाली होगी। तो ये जो प्राथमिकता की बात है, मैं समझता हूँ इससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, भारतीय संस्कृति इसमें पुनर्प्रतिष्ठित होगी। महिला के सम्मान की योजनाएं लागू की जाना चाहिए। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैं तो ये भी कहूंगा, इन योजनाओं के साथ साथ पाठ्यक्रम में जो महिलाओं का गौरव है, कहीं ऐसा ना हो कि उनको बाजार की वस्तु, सौंदर्य की वस्तु बना दें, क्योंकि महिला भावुक ज्यादा होती है, तो कहीं दिशा उसकी बदल जाए, तो ये पाठ में भी शामिल होना चाहिए। एक और बात मैं मनोज जी कहना चाहता हूँ, राजनीतिक स्तर पर भारतीय परंपराओं को तोड़ने का कैसा षड्यंत्र हुआ है। आज चूंकि मैं विषय से हट के बोलूंगा और उसके लिए क्षमा याचना के साथ, तो तोड़ने का कैसा षड्यंत्र हुआ है, आप कल्पना कर सकते हैं। चित्रकूट को आधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश में और आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में, मंदिर उत्तर प्रदेश में है और जो अनुसुईया जी का आश्रम था वो मध्य प्रदेश में है। क्या पूरे चित्रकूट को एक जगह नहीं कर सकते थे? बुंदेलखंड को एक जगह नहीं कर सकते थे? विंध्यावासिनी देवी, पूरे जो हमारा विंध्यांचल है, सीधी का, सतना का, रीवा का, उनकी जो कुलदेवी है वो विंध्यावासिनी देवी है, वो मिर्जापुर में। मुश्किल से कितनी से दूर है, क्या विंध्यावासिनी देवी को मंदिर को, उनकी कुलदेवी को विंध्य से नहीं जोड़ सकते थे? ये जो ऐसे तमाम षड्यंत्र उन्होंने किए हैं, तो मैं समझता हूँ इसको कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। इसलिए संग्रामपुर में जो उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, मैं समझता हूँ सरकार के कागजों और उसके स्तर पर भले कुछ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये प्रश्न उठेंगे और वो पढ़ना आरंभ करेंगे। एक प्रश्न जरूर आपको, बल्कि इन सारे विषयों पर आपको करना चाहिए। जैसे मान लीजिए दुर्गावती चंदेल राजा की पुत्री है, उसकी माँ जो है वो सूर्यवंशी है, वो गोंडवाने में कैसे ब्याही? तो ये सामाजिक समरसता का संदेश है। भोपाल की रानी कमलापति, ये भी सूर्यवंशी, सिसोदिया वंश की है, ये गोंडवाने में कैसे ब्याही है? क्या हमारे यहाँ कोई इस तरह का कोई भेद रहा है क्या? इसके अलावा एक और आज मुझे प्रसंग याद आ रहा है, आप मंडला में जाकर के देखिए, शाहजहां की 3 बेटियां, औरंगजेब की 3 बहनें अलग अलग लोगों के साथ भागी हैं। एक चित्तौड़ के राजकुमार के साथ भागी है, एक बनारस भागी है और एक मंडला आई है। औरंगजेब ने फौज लेकर के जब वो राजा बना, ये लड़कियां तब वहां से चली थी जब औरंगजेब शासक नहीं था। जब औरंगजेब शासक बना तो उसने दमन किया बनारस का भी और चित्तौड़ का भी, लेकिन मंडला वो किसी वजह से नहीं जा पाया। चमन आरा उसका नाम था, चमनी बेगम के नाम से मशहूर है। तो हमारे एक आदिवासी ने अगर मुगलों की राजकुमारी को लेकर के आया है, तो क्या इस पर हमारा सीना नहीं खोलना चाहिए? रोम हमारे खड़े होना चाहिए इस गौरव से। लेकिन ये सारा का सारा गौरव का इतिहास पता नहीं कहाँ चला गया। ये इस तरह के जो सरकार काम करेगी, मैं समझता हूँ हमें अपने पूर्वजों का गौरव याद आएगा और ऐसे काम होना चाहिए। और मैं तो प्रशंसा करूंगा कि वो संग्रामपुर में की, बल्कि इस तरह के और जो उपेक्षित हैं जिनमें इतिहास छुपा हुआ है, जहाँ यानी ग्वालियर में जोहर हुआ है, रायसेन में जोहर हुआ है, चंदेरी में जोहर है, कालिंजर में जोहर है, ये जो पुराने स्थल हैं, इसको कहीं ना कहीं लोगों के ध्यान में आना चाहिए। सरकार ये कदम उठा रही है, मैं तो इसकी प्रशंसा करूंगा। राजनीति से अलग हटके, पत्रकारिता से भी अलग हट करके। जी बिल्कुल। और एक और जो है ना शर्मा जी, जो आपने जिक्र किया विंध्यवासिनी का और चित्रकूट का, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो करतारपुर कॉरिडोर है। ये जो आपने जिक्र किया, तो देश में ही है। कटास राज के मंदिर हैं, हिंगलाज देवी का मंदिर है, शायद तब ये ध्यान दिया जाता तो स्थिति और अलग हो सकती थी। बहरहाल वक्त इतना ही था, इस विषय में फिर कभी और आपसे लंबी चर्चा करेंगे।
बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर संग्रामपुर से सौगात अपनी जगह, और जो राजनीतिक मैसेज के साथ साथ जो सामाजिक मैसेज सरकार ने दिया है उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। अब इस मोमेंटम को सरकार कितना बरकरार रखती है और कांग्रेस इसकी क्या काट निकालती है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।